जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। देखिए बेटा, पॉलिटी की जो क्लास थी वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज से जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। बेटा बीच में एक दो दिन जरा थोड़ा सा अपसेंट हुआ, क्लास नहीं हो पाई। उसके पीछे कुछ कारण भी थे कि एक तो इधर बच्चों का कुछ लोअर पीसीएस का पेपर था, तो उनके लिए कुछ क्लासें स्पेशल क्लास देनी पड़ रही थी। इस कारण से आपके पास लगातार क्लास नहीं आ पा रही थी, तो उसके लिए कोई बात नहीं, चलिए क्षमा करें। और अब जो है हम आगे शुरुआत कर रहे हैं। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को हम रेगुलर बेस में पढ़ेंगे। और इस बार मैंने एक छोटा सा एक नया तरीका भी अपनाया है कि हम जो क्लास है, ये क्लास आप आपकी एक पीडीएफ के फॉर्म में दें। आपको ना टेलीग्राम ग्रुप पे जो हमारी एप्लीकेशन है उस पर साहब आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद उस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे, फिर एक दिन एक क्लास में हम क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो साहब हम लगा लेंगे। तो पहले हम जो है इनको पीडीएफ के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो क्लास है उस क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा ना इतिहास के बारे में जानना जरूरी है कि बेटा इतिहास कहते किसे हैं, क्योंकि अगर इतिहास आप पढ़ रहे हो तो हल्की सी बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो बेटा ये जो इतिहास है, इस इतिहास को इतिहास कहा किसे जाता है? इतिहास वह माध्यम है जो साहब हमें अतीत की जानकारी देता है, जो बीत गया उसकी जो जानकारी देता है वो साहब आपका इतिहास कहलाता है। इतिहास के अगर पिता की बात की जाए तो इसके जो पिता है, पिता कहा जाता है साहब आपका हेरोडोटस को। हेरोडोटस जो है वो साहब आपके फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पिता कहलाते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला वाला साहब आपका प्राचीन भारत कहलाता है, फिर मध्यकालीन भारत, और फिर क्या है साहब आपका आधुनिक भारत है। तो हम जो है अपने UKSSC की दृष्टि से आधुनिक भारत थोड़ा सा ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो हम जो मेन चर्चा करने वाले हैं वो आधुनिक भारत पर साहब आपकी चर्चा करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीडीएफ से शुरुआत करता हूं। पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं कि भाई इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास है क्या। तो देखिए बेटा, इतिहास की अगर बात करें तो मैंने आपको भी बताया कि इतिहास जो है वो साहब आपका अतीत को जानने का माध्यम है। अतीत का मतलब क्या होता है कि जो साहब आपका बीत गया उसको जानने का जो माध्यम है उसे साहब आपका क्या कहा जाएगा? वो इतिहास कहलाता है। जरा ध्यान रखना, इतिहास को मुख्य तौर पर साहब आपका तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला वाला जो टाइम पीरियड है उसे साहब आपका प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, दूसरा अद्य ऐतिहासिक काल है, और तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा वाला जो काल है वो साहब आपका ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो ये जो काल है, ये काल साहब आपका मानव के जन्म से लेकर के 3000 BC तक रहा था। और इस काल के अंतर्गत मुख्य तौर पर पाषाण काल की चर्चा करते हैं। पाषाण काल किस काल को कहा जाता है? ऐसा काल जिसमें इंसान पत्थरों पर निर्भर किया करता था, वो काल साहब आपका पाषाण काल है, वो पाषाण काल कहलाता था। और इस पाषाण काल का जो इंसान था वो इंसान पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था। भाई इंसान पत्थरों में रह रहा है, वनों से निकल करके बाहर आया तो वो पत्थरों पे डिपेंड है, तो भाई पढ़ेगा लिखेगा या अपने जीवन यापन को चलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इंसान पढ़ा लिखा नहीं था, और पढ़े लिखे ना होने के साथ साथ वो असभ्य था। असभ्य किसको कहते हैं? जिसको रहने खाने का ढंग ना पता हो वो व्यक्ति असभ्य की श्रेणी में आता है। तो इंसान जो था वो सब आपका असभ्य हुआ करता था। एक और बात समझेंगे, अद्य ऐतिहासिक काल जो है वो 3000 BC से लगभग 600 BC तक का टाइम पीरियड आपका माना गया है। इसमें इंसान जो था वो पढ़ा लिखा था, इंसान ने लिखना प्रारंभ कर दिया था, परंतु इसकी लिखावट को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इंसान सभ्य हो चुका था। और इस काल में किसकी चर्चा होती है बेटा? हड़प्पा सभ्यता की चर्चा होती है। हड़प्पा सभ्यता का मतलब ऐसी सभ्यता जिसका पहला नगर हड़प्पा था, और ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास फैली हुई थी, परंतु किसी अलग अलग कारणों से ये सभ्यता नष्ट हो गई और यहाँ के लोग इंसान अपने घरों को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर पलायन कर गए। बाद में इसकी खोज हुई, क्योंकि सबसे पहला नगर हड़प्पा खोजा गया तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो ये आज तक चल रहा है साहब आपका। इंसान पढ़ा लिखा भी है, लिखावट को पढ़ा जा चुका है। और इसमें साहब हम वैदिक काल की चर्चा करते हैं, महाजनपद काल की, राजवंश की चर्चा करते हैं, मध्यकालीन इसमें आता है, और साथ के साथ जो आधुनिक काल है यानी कि जो आज का समय पीरियड है वो भी साहब आपका इसी ऐतिहासिक काल का ही हिस्सा माना जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ना इस बीसी को लेकर के कंफ्यूज हुए होंगे। तो बीसी की बात करें तो बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट। एक शब्द होता है एडी। एडी का मतलब क्या होता है साहब आपका? ईसवी होता है। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इसको समझते कैसे हैं, जरा इसको थोड़ा सा देखिए, इसको समझा कैसे जाएगा। देखिए बेटा, एक बात आपको ये समझनी है, क्या समझनी है कि मान लिया कि साहब समय की शुरुआत करनी थी, कैलेंडर बनना था,
तो अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों ने साहब आपका कैलेंडर पेश किया। जो हमारी दुनिया चलती है वो साहब आपका अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चलती है। अंग्रेजी कैलेंडर जो है वो गिरगेरियन संवत पर आधारित है। ध्यान रखना, गिरगेरियन नाम की जो संवत है, इस संवत पर साहब आपका अंग्रेजी कैलेंडर आधारित है। अब किसी भी चीज की अगर शुरुआत करते हैं तो कोई ना कोई बेस तो बनाना पड़ता है। तो हमने बेस बनाया। बेस किसको बनाया साहब आपका? जीरो को। जीरो को हमने बेस बना दिया। यहां पर संबंध लिख देता हूं मैं। मान लिया कि जीरो को बेस बनाया गया और जीरो को माना गया कि भाई जीरो में ईसा मसीह का जन्म हुआ और ईसा मसीह से पहले का समय यानी कि बीसी, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, और ईसा मसीह के बाद का समय यानी कि एडी कहलाया। ये आफ्टर साहब आपका आफ्टर डेथ यानी कि ईसा मसीह के बाद का टाइम पीरियड कहलाया। आप सबको पता है कि गिनती जीरो के बाद ही एक आएगा, तो हमने इधर से गिनती लिखनी शुरू की, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इधर बढ़ाते चले गए और इधर साहब आपके बढ़ाते चले गए। ये जो जीरो से पहले का टाइम पीरियड होता है इसको बीसी कहते हैं और जीरो के बाद का जो टाइम पीरियड होता है साहब इसे एडी कहा जाता है। ये साहब आपका एडी यानी कि ईसवी साहब आपका कहलाता है। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, छोटा सा उदाहरण ले लें कि भाई इस समय पर 2025 चल रहा है। आप बताइए कि साहब 2025 चल रहा है, एक साल पहले कौन सा सन था? तो आपने इसमें से एक घटाया, एक घटा करके बता दिया कि साहब 2024 चल रहा था, एक साल पहले 2024 था। अब मैंने आपसे कहा कि भाई 2025 चल रहा है, जरा 10 साल पहले बताओ क्या सन था? तो आप इसमें से इसको घटाओगे और बता देंगे कि साहब 2015 था। मैंने आपसे कहा कि जरा मुझे ये और बताओ कि भाई आज से 20 साल पहले या 50 साल पहले कौन सा सन था? तो आप 2025 में से साहब मान लो कि 25 साल पहले पूछ लिया, तो आप इसमें घटाओगे यानी कि 2000 आ जाएगा। मैं आपसे कहूं कि बताओ 2025 साल पहले कौन सा सन था? तो आप इसमें से 2025 घटाओगे और घटा करके जीरो बता दोगे। तो ये जो जीरो था यहीं से समय की शुरुआत हुई और जीरो से ही जो पहले का समय था यही समय साहब आपका बीसी कहलाता है और इसके बाद का जो समय वो क्या कहलाता है साहब आपका? एडी कहलाता है। ध्यान रखना। अब हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो यहां से मान लो कि जैसे 3000 की बात करते हैं तो 3000 से हमने मान लो शुरुआत की, तो हम इस ओर चलेंगे तो सबसे पहले बीसी में हम चल रहे हैं। तो बीसी में आपने देखा कि बड़ा सन पहले आया, छोटा सन बाद में आया, तो इसलिए अगर बीसी में कोई भी डिजिट लिखी जाएगी तो वो 3000 से 2000 बीसी हम इस तरीके से उसको लिखेंगे, क्योंकि बड़ा सन पहले आएगा और छोटा सन जो होगा वो बाद में आएगा। ये हमें ध्यान रखना है कि पूरा जो हमारा प्राचीन भारत है वो किसमें चलेगा साहब आपका? बीसी में चलेगा, और मध्यकालीन भारत जो है वो किसमें चलेगा साहब आपका? एडी में चलेगा। तो ये थोड़ा सा इतिहास था, इतिहास को जानना जरूरी है। मैंने आपको बता भी दिया कि इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में। अगर प्राचीन भारत की बात की जाए तो ये पाषाण काल से शुरू हुआ है और भारत में इस्लामिक धर्म की स्थापना तक साहब आपका ये चला था। जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तब तक हमारे देश में प्राचीन भारत का समय रहा और इसके बाद जो है भारत में मध्यकाल का शुरुआत होगी, मध्यकालीन भारत शुरू हुआ और ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन तक हमारे देश में रहा। और यूरोपीय कंपनी से लेकर के आजादी तक का जो समय है वो समय साहब आपका आधुनिक भारत की श्रेणी में रखा जाता है। तो हम जो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं वो किसकी शुरुआत कर रहे हैं साहब आपका? आधुनिक भारत की शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहूं कि जरा मुझे ये बताओ कि आधुनिक भारत कब शुरू हुआ? तो आप सबका जवाब आना चाहिए कि ये कब शुरू हुआ साहब आपका? यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ इसकी शुरुआत हुई है। अब सवाल आता है कि यूरोपीय कंपनी थी क्या आवश्यकता पड़ी इनको भारत में आने के लिए? भारत में ये आई क्यों? इनके पीछे कारण क्या था? तो सबसे पहले जरा यूरोपीय कंपनियों का मतलब समझ लीजिए। ऐसी कोई भी कंपनी जो भारत में रजिस्टर्ड होगी उसको साहब आपका भारतीय कंपनी कहा जाएगा, और ऐसी कोई कंपनी जो साहब आपका अब पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होगा वो पाकिस्तान की कंपनी, अफगानिस्तान में रजिस्टर्ड होगी तो अफगानिस्तान की कंपनी, पूरे एशिया में रजिस्टर्ड होगी, एशिया के किसी भी देश में रजिस्टर्ड होगी तो वो एशिया की कंपनी हो जाएगी। ऐसी जो कंपनी यूरोप में रजिस्टर्ड होती थी उनको साहब आपका यूरोपीय कंपनियों की श्रेणी में रखा जाता था। अब ये यूरोपीय कंपनियां भारत में आती क्यों है, उसके पीछे कारण क्या था, वो कारण थोड़ा सा जान लेते हैं। कारण ये था कि बेटा ये जो यूरोप है, इस यूरोप में लंबे समय की सर्दी हुआ करती थी, लंबे समय तक सर्दी का मौसम चलता था और सर्दी भी होती थी बड़ी भयानक। इस भयानक सर्दी के अंदर इंसान जो है वो खेती कार्य नहीं कर पाता था, तो वो करता क्या था कि गर्मी के समय में वो शिकार करता था और शिकार करने के बाद अपने इस मांस को सर्दियों के लिए सुरक्षित रखता था। अगर मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखना तो इसको मसाले की सहायता से सुरक्षित किया जा सकता है। मसाला एक ऐसी चीज है जो मांस को स्वादिष्ट तो बनाता है, स्वादिष्ट के साथ साथ वो उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने में भी अपनी भूमिका अदा करता है। साथ के साथ अगर आप लोग अपने व्यवहार में भी देखें तो मान लो आम है, आम का अगर आप आम को कच्चे आम को अगर लंबे समय तक रखें तो वो खराब हो जाएगा,
अगर आप उसमें मसाला लगा करके रखेंगे तो वो आम आपका स्वादिष्ट रहेगा। तो मसाले का योगदान जो है वो अपने घर में डेली बेस में आप देखते भी हैं। तो ऐसे ही यूरोप के लोग इस मसाले की सहायता से मांस को सुरक्षित रखा करते थे। अभी जो मसाला था, ये मसाला जो था वो मुख्य तौर पर साहब आपका भारत से लाया जाता था। भारत के साथ साथ इंडोनेशिया भी थी, इंडोनेशिया से भी साहब आपका ये मसाले का व्यापार हुआ करता था। मसाले का जो मार्ग थे वो साहब आपके दो मार्ग हुआ करते थे। पहला जो मार्ग था वो यूरोप से भूमध्य सागर पहुंचेंगे, भूमध्य सागर से कुस्तुनतुनिया और कुस्तुनतुनिया से स्थल मार्ग होते हुए ये भारत में साहब आपका प्रवेश किया करते थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको ये समझाऊं, तो आप एक नक्शे की सहायता से इसको देखें तो होता यह था कि ये जो यूरोप की कंट्रीज हैं, ये यूरोप के साहब आपके देश हैं, ये जो महाद्वीप हो गई, ये पूरा साहब आपका यूरोप हो गई, रूस का भी कुछ हिस्सा यहाँ पर आ गया। अब अगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी है कि यहाँ पर ये जो देश है, इस देश का नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है साहब आपका इंग्लैंड। और ये 4 देशों से मिलकर के बना है। 4 देश कौन कौन से हो गए? पहला तो इंग्लैंड ही है, सॉरी, ये जो देश है ये देश बेटा इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने 4 देशों के साथ मिलकर के एक संघ का निर्माण किया है। इसमें एक वेल्स है, दूसरा जो है वो साहब आपका स्कॉटलैंड है, और तीसरा जो इसके अंदर शामिल है वो साहब आपका उत्तरी आयरलैंड है। ये जो 3 देश हैं, 4 देश हैं, इन चारों देशों ने मिलकर के एक संघ का निर्माण किया। इस संघ को साहब आपका ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। ये संघ साहब आपका ब्रिटेन कहलाता है। और इस ब्रिटेन के नीचे यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर साहब आपका एक देश है, इस देश का नाम है साहब आपका पुर्तगाल, और पुर्तगाल से लगा हुआ एक देश है, उस देश का नाम है साहब आपका स्पेन। ध्यान रखना। तो ये जो मुख्य देश है ये साहब आपके यूरोप के मुख्य व्यापारिक कंट्री उस समय की थी। यहाँ पर एक इटली भी है, ये जो देश है साहब आपका इटली है, यहाँ पर इटली भी यहाँ पर मौजूद है। ये भी मुख्य तौर पर साहब आपका व्यापारिक कंट्रियों में से एक था। अब कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि ये जो यूरोप के देश थे, ये जो सागर आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बाउंड्री से दिखाने की कोशिश करूं तो ये जो सागर था बेटा, इस सागर का नाम था भूमध्य सागर। ये कौन सा सागर हो गया साहब आपका? भूमध्य सागर हो गया। जरा ध्यान रखना, ये जो भूमध्य सागर था तो ये यूरोप के कंट्री के देश इस भूमध्य सागर के रास्ते आते थे, और भूमध्य सागर को पार करने के बाद ये तुर्की में पहुंचते थे, और तुर्की में ये जाते थे। यहाँ पर तुर्की है, और तुर्की में एक जगह पड़ती थी, जगह का नाम था साहब आपका इस्तांबुल। इस इस्तांबुल को उस समय पर जो कहा जाता था वो कहा जाता था साहब आपका कुस्तुनतुनिया। ध्यान रखना, कुस्तुनतुनिया के नाम से उस समय पर जाना जाता था। तो ये व्यापारी क्या करते थे, इस कुस्तुनतुनिया के रास्ते भूमध्य सागर को पार किया, कुस्तुनतुनिया पहुंचे, कुस्तुनतुनिया से ईरान होते हुए ये भारत में आते थे और भारत से मसाला खरीदते थे, और मसाला खरीद के इसी रास्ते से साहब आपके वापस लौट जाया करते थे। एक और रास्ता उस समय पर प्रचलित था, अगर इस रास्ते को मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये रास्ता था कि साहब ये भूमध्य सागर से आए, भूमध्य सागर से यहाँ पर एक सागर है, इसका नाम लाल सागर है। लाल सागर को ये पार करते थे और भारत में पहुंच जाते थे, और भारत में जाकर के साहब आपका ये व्यापार किया करते थे। तो व्यापार के 2 रास्ते प्रचलित थे, एक था भूमध्य सागर के रास्ते, और दूसरा जो रास्ता था वो था साहब आपका लाल सागर के रास्ते। परंतु ये लाल सागर का रास्ता लोगों के द्वारा कम अपनाया जाता था, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर अफ्रीका के कुछ देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर समुद्री डाकुओं का बड़ा खतरा बना रहता था। तो इस खतरे से बचने के लिए लोग लाल सागर से नहीं यात्रा करके ये भूमध्य सागर के रास्ते यात्रा किया करते थे, और भारत के कुस्तुनतुनिया में जाकर के कुस्तुनतुनिया के रास्ते भारत में पहुंचते थे और भारत में मसालों का व्यापार किया करते थे। ये एक प्रचलित मार्ग हुआ करता था। अब सवाल आता है कि ये जो मार्ग था, ये मार्ग ठप क्यों हुआ? ठप होने के पीछे कारण क्या था? तो इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो साहब आपकी महाद्वीप है, इस महाद्वीप का ये जो प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम है साहब आपका अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप कहते किसे हैं? ऐसा क्षेत्र है जो 3 ओर से सागर से घिरा हो, वो जो क्षेत्र है वो साहब आपका प्रायद्वीप की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर लाल सागर हो गया, यहाँ पर साहब आपका अरब सागर हो गया, यहाँ पर साहब आपका हो गया फारस की खाड़ी। ध्यान रखना, ये जो है ये फारस की खाड़ी है, और इधर वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको अरब सागर कहा जाता है। और ये जो आ गया साहब आपका, ये क्या आ गया? ये आ गया साहब आपका लाल सागर। ठीक है, ये लाल सागर हो गया। तो ये 3 ओर से समुद्र से घिरा है, इसीलिए साहब इसको प्रायद्वीप कहा जाता है, और इस प्रायद्वीप का नाम है साहब अरब प्रायद्वीप या अरेबियन प्रायद्वीप के नाम से साहब आपका जाना जाता है। अब कहानी क्या है कि जो अरेबियन प्रायद्वीप है, इस अरेबियन प्रायद्वीप के अंदर इस्लाम धर्म का उदय होता है। यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म की जिम्मेदारी खलीफा नाम के व्यक्ति के पास आई। खलीफा नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, वैसे वो पद था।
तो एक पद को जिम्मेदारी दी गई, कहा गया कि आप जो है इस्लाम धर्म का प्रचार करिए। तो इन्होंने इस्लाम धर्म के प्रचार का तरीका ये अपनाया कि आसपास के क्षेत्र पर हमला करेंगे और हमला करके यहाँ पर साहब अपने इस्लामिक शासन की शुरुआत करेंगे। हुआ ये कि अफ्रीका बड़ी तेजी से इस्लामीकरण की ओर बढ़ा। इधर साहब हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र प्रायद्वीप से, ये भी इस्लामीकरण की ओर बढ़ता है। मगर जो उत्तर वाला क्षेत्र था, यहाँ पर थोड़ा सा संकट आया। यहाँ पर असल में समस्या क्या थी कि यहाँ पर पहले से एक धर्म मजबूत था, उस धर्म का नाम था साहब आपका ईसाई धर्म, और अरब में शुरू हो गया साहब आपका इस्लाम धर्म। तो ये जो असम का इस्लाम धर्म था, अरब का इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म जो यूरोप का था, इनके बीच में कुछ युद्ध चलते हैं जिन्हें क्यूसेट यानी कि धर्म युद्ध कहा जाता है। इन धर्म युद्धों के बाद सन 1453 में यहाँ के खलीफा थे, खलीफा का नाम था उमर द्वितीय। उन्होंने इस कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार कर लिया, यानी कि यूरोप के बहुत बड़े हिस्से पर अपना अधिकार करके तुर्की पर अपने शासन की नींव रख देते हैं। जब इन्होंने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर दिया तो उसके बाद ये घोषणा करते हैं कि अब जो है कोई भी यूरोप का व्यापारी इस मार्ग से व्यापार नहीं कर सकता। अगर व्यापार करेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स की मात्रा इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि अगर कोई वस्तु 10 रुपए की थी, उस पर 50 रुपए का टैक्स लगाया गया और वस्तु की कीमत बढ़ गई। जब वस्तु की कीमत बढ़ गई तो धीरे धीरे यूरोप के व्यापारियों ने इस मार्ग से व्यापार करना बंद कर दिया। वो इस मार्ग से व्यापार करना खत्म कर देते हैं। जब वो इस मार्ग से व्यापार करना बंद करते हैं तो अब समस्या आई कि नया मार्ग खोजा जाए या अब व्यापार कैसे हो। तो उसका हल निकल के आया कि नया मार्ग खोजा जाए। तो नया मार्ग स्थल मार्ग जो था, ये तो साहब आपका ठप हो गया क्योंकि ये अरब के कब्जे में चला गया, कुस्तुनतुनिया अरब के नियंत्रण में चला गया। अब दूसरा ऑप्शन बचता है साहब आपका वायु मार्ग है। तो उस समय तक साइंस इतना डेवलप नहीं थी कि वायु मार्ग तो खोज हुई नहीं थी, हवाई जहाज आपके नहीं आए थे। तो तीसरा एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है साहब आपका जल मार्ग है, कि एक नए जल मार्ग की खोज की जाए। और इसी जल मार्ग की खोज करते हुए कई देशों ने कोशिश की, कई देशों ने प्रयास किया कि हम कैसे भी करके जल मार्ग की खोज करें। इनमें तो सबसे आगे देश रहा, उस देश का नाम क्या था साहब आपका पुर्तगाल। तो सबसे आगे जो देश रहा वो देश साहब आपका पुर्तगाल था। पुर्तगाल ने सबसे पहले मार्ग की खोज करने की कोशिश की थी। कैसे की उसको समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मार्ग नंबर 1 यूरोप भूमध्य सागर कुस्तुनतुनिया के रास्ते हुआ करता था और भारत में मसाले का व्यापार था। दूसरा जो रास्ता था वो रास्ता मैंने आपको बताया कहां से था साहब आपका यूरोप से था। भूमध्य सागर के रास्ते लाल सागर होते हुए समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा करते थे। परंतु फिर भी मैंने आपको बता दिया कि अरब के अंदर सन 1453 में अरब के शासक ने ईसाई धर्म के शासकों को हराकर जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो ये जो मार्ग था ये व्यापार का मार्ग ठप हो गया। अब समस्या आई कि नए मार्ग की खोज कैसे हो। तो नई मार्ग की खोज करने की आवश्यकता हुई और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो पहला प्रयास किया गया वो पहला प्रयास किया गया था किसके द्वारा साहब आपका पुर्तगाल के द्वारा पहला प्रयास किया गया। और पुर्तगाल के जो पहले व्यक्ति भारत की खोज पे निकले थे उस यात्री का नाम आपको ध्यान रखना है, उनका नाम था बार्थोलोमेव। बार्थोलोमेव सन 1487 में भारत की खोज पे निकले। ये भारत की खोज पे आने वाला पहला यात्री था, पुर्तगाल का था। परंतु इसका ये प्रयास था, ये प्रयास साहब आपका फेल हो गया। ध्यान रखना, सवाल आ जाए कि पहला यात्री जो भारत की खोज पे निकला उसका नाम क्या था, बार्थोलोमेव। सन याद रखेंगे, सन था 1487 और पहला प्रयास क्या हो गया साहब आपका फेल हो गया। असल में इसके पीछे जो कहानी थी वो थोड़ा सा जरा जानने की कोशिश करिए। असल में ये जो बार्थोलोमेव था ये साहब अपना पुर्तगाल से निकला, पुर्तगाल से ये यात्रा पे निकलता है और पुर्तगाल से साहब आपका प्रारंभ हुआ। और प्रारंभ होने के बाद ये जो अफ्रीका का सबसे निचला बिंदु है, इस सबसे निचले बिंदु का नाम था साहब आपका कैप ऑफ गुड होप। ये कैप ऑफ गुड होप नाम की जगह पर पहुंचता है, गुड होप है। और इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है साहब उत्तर अंतरीप। उत्तर अंतरीप नाम की जगह पर ये पहुंचा और यहाँ पर इसने देखा कि यहाँ पर रात का अंधेरा है और रात का अंधेरा होने के साथ साथ यहाँ पर तूफान आ रहे हैं। तो ये घबरा गया, इसे लगा कि दुनिया यहाँ समाप्त हो गई। तो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से साहब आपका ये वापस लौट गया, उसी रास्ते से साहब आपका ये वापस चला जाता है। फिर दूसरा जो प्रयास किया वो दूसरा प्रयास किया था साहब आपका कोलंबस ने। कोलंबस की अगर हम बात करेंगे तो कोलंबस का जो जन्म हुआ था वो कोलंबस का जन्म तो बेटा हुआ था साहब आपका इटली में। ध्यान रखना, कोलंबस का जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ कहां पर साहब आपका इटली में, ठीक है। मगर इसको जो भेजा वो भेजा था साहब किसके द्वारा, भेजा गया था इसको साहब आपका स्पेन के द्वारा। स्पेन ने इसको भेजा। सन 1492 में भारत की खोज पे निकला। आपको ध्यान रखना है कि स्पेन ने जब भेजा था तो स्पेन की उस समय पर महारानी थी, महारानी का नाम था इसाबेला।
इसाबेला ने इसको भारत की खोज पर भेजा और इसके जो जहाज का नाम था सेंटा मारिया। ध्यान रखना, इसका जो जहाज का नाम क्या था बेटा, सेंटा मारिया। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सेंटा मारिया नाम का जहाज था, असल में ये रेड ड्रैगन ही था। रेड ड्रैगन किसको कहते थे, ऐसा जहाज जिसके अंदर ये मान लो कि ये कोई जहाज हो गया, ये जो जहाज था इस जहाज पर साहब आपका एक कपड़ा बांधा जाता था। ये जो कपड़ा था इसको मस्तूल कहते थे और इस मस्तूल को हवा के रास्ते में खोल दिया जाता था और ये हवा इस जहाज को बहा करके ले जाती थी। तो हर व्यक्ति ने अपने जहाज के कुछ नाम रख रखे थे। जैसे इसका जो जहाज रेड ड्रैगन था, इसने अपने जहाज का नाम क्या रखा था साहब, सेंटा मारिया। इसने अपने जहाज को सेंटा मारिया नाम दिया। तो सेंटा मारिया नाम के जहाज से ये भारत की खोज पे निकला, परंतु इसने कुछ ज्यामिति गलती कर दी। जैसे मान लिया कि ये साहब आपकी अमेरिका महाद्वीप है और ये साहब आपका इटली हो गया, तो इटली में इसका जन्म हुआ, स्पेन ने इसको भेज दिया। मान लेते कि ये इटली ना मान करके हम इसको कह देते हैं बेटा स्पेन, और ये हो गया साहब आपका यूएसए। तो इसने क्या गलती की, इसने गलती है कि ये स्पेन की जगह पर, सॉरी भारत की जगह पर सीधा चलता रहा और अमेरिका पहुंच गया। इसने सोचा कि जैसे पृथ्वी घूम रही है ऐसे मेरा जहाज भी घूमेगा और ये घूमते घूमते साहब आपका भारत पहुंच जाएगा, परंतु ये गलती कर बैठा और भारत के स्थान पर कहां पहुंच गया साहब आपका, अमेरिका। इस प्रकार अमेरिका के जो खोजकर्ता का नाम क्या है साहब आपका, कोलंबस है। ध्यान रखना, इस कोलंबस के द्वारा ये जो अमेरिका खोजी गई इसको नई दुनिया कहा गया, क्योंकि पहली बार कोई विदेश का व्यक्ति यहाँ पर अमेरिका में कदम रखता है। सवाल आ जाए कि पहला व्यक्ति जो अमेरिका में कदम रखा उसका नाम भी क्या था, उसका नाम था साहब आपका कोलंबस। ध्यान रखना, एक बात तो ध्यान रखना कि यहाँ के जो लोग थे इन लोगों को इसने रेड इंडियन कह करके संबोधित किया। तो आजकल पेपर में सवाल आता है कि रेड इंडियन नाम की जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो रेड इंडियन नाम की जनजाति जो है वो साहब आपका अमेरिका में ही पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, बड़े इंपोर्टेंट फैक्ट है। अब कहानी क्या हुई कि ये जो दूसरा प्रयास था, जिस प्रयास को कोलंबस ने शुरू किया, ये प्रयास भी साहब आपका फेल हो गया। अब कोलंबस के बाद जो भारत की यात्रा पे निकला अगला यात्री, उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाल का नागरिक था, आप सबको पता है, और पुर्तगाल का एक यात्री पहले ही आ चुका है, उसका नाम बार्तोलोम डियाज है। तो बार्तोलोम डियाज ने अफ्रीका के सबसे निचले बिंदु कैपो बुड होप तक पहले ही रास्ता खोज लिया था। तो यहाँ पर साहब आपका कैप ऑफ बुड होप हो गया। तो ये कैप ऑफ है बुड होप तक का रास्ता पहले से ही पता था इसको, तो यहाँ तक आने में इसको कोई समस्या नहीं हुई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कैप ऑफ बुड होप में इसकी जो मुलाकात है वो मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल मुनीद। तो ये अब्दुल मुनीद से सहायता लेता है और अब्दुल मुनीद की सहायता से ये भारत की यात्रा पर निकलता है। अब भारत की यात्रा पर निकलने से पहले हमें ये जानना है कि इसको किसके द्वारा भेजा गया। तो जब वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर निकला तो उस समय पर प्रिंस हेनरी जो पुर्तगाल के राजकुमार थे, इनको नेविगेटर भी कहा जाता है, ये उस समय पर शासक थे। इन्होंने इस यात्रा को फाइनेंस किया, पैसा लगाया और 1497 में ये साओ गैब्रियल नाम के जहाज से, ध्यान रखना साओ गैब्रियल नाम का इसका जहाज था, और इस साओ गैब्रियल नाम के जहाज से भारत की खोज पर साहब आपका निकलता है। भारत की खोज पर निकला, कैप ऑफ बुड होप पर ये पहुंचा और यहाँ पर इसकी मुलाकात गुजरात के एक व्यापारी अब्दुल मुनीद के साथ हुई और अब्दुल मुनीद की सहायता से ये 20 मई सन 1498 में केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह के कपकडाबू नामक स्थान पर ये पहुंच गया। कपकडाबू नामक स्थान पर पहुंचता है, थोड़ा सा इसको जरा नक्शे में समझते हैं। उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कालीकट के उस समय पे जो राजा थे, राजा का नाम था जमोरिन। मैं नक्शा आप लोगों के लिए बना देता हूं। तो ये यहाँ पर साहब आपका हमारा केरल राज्य है, और ये जो केरल राज्य है, इस केरल राज्य के अंदर एक स्थान है, स्थान का नाम ध्यान रखेंगे कालीकट। कालीकट नाम का ये बंदरगाह है और इसका भी एक स्थान का नाम था कपकडाबू। इस कपकडाबू नामक स्थान पर ये पहुंचा। इस समय पर कालीकट के जो राजा थे, राजा का नाम था जमोरिन। कहते हैं कि जमोरिन ने इसका स्वागत किया, जमोरिन स्वयं आगे आए और आगे आकर के इसका स्वागत करते हैं। इसका स्वागत करने के पीछे इनका रीजन था कि जब ये यूरोप का मार्ग ठप हो गया, तो यूरोप का मार्ग ठप हो जाने के कारण से यहाँ पर केवल अरब के व्यापारी ही व्यापार कर रहे थे और ये व्यापारी मनचाही कीमत पर अपनी फसल को खरीदते थे, मनचाही, और किसानों को साहब जो जितना फायदा मिलना चाहिए उतना फायदा नहीं मिल पा रहा था। राजा को भी टैक्स देने में आनाकानी करते थे। भाई खरीदार एक है तो अपनी कीमत पर वो फसल को खरीदेंगे, तो ये चाहता था कि अगर और देश के भी व्यापारी यहाँ पर आए तो व्यापारी कंपटीशन शुरू होगा और अरब के अलावा भी और माल खरीदा जाएगा, तो किसानों को भी उस दाम पर साहब आपकी फसल को बेचने का अवसर मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जमोरिन इसका स्वागत करता है। जमोरिन ने इसका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद ये भारत में व्यापार करना शुरू करता है।
सबसे पहले इसने जो व्यापार किया था वो काली मिर्च का किया था, ये बात ध्यान रखनी। मगर सबसे इंपोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस समय वास्को डी गामा भारत में पहुंचा उस समय पर दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का शासन था, और लोधी वंश के जो राजा गद्दी पर बैठे थे उनका नाम क्या था साहब? सिकंदर लोधी। सवाल आ जाए कि जिस समय वास्को डी गामा का भारत में आगमन हुआ उस समय पर भारत के शासक कौन थे, दिल्ली के शासक कौन थे? तो दिल्ली के शासक का नाम था सिकंदर लोधी। ये वही सिकंदर लोधी हैं जिन्होंने आगरा नगर की स्थापना की है। तो आगरा के संस्थापक कौन है साहब? आपके सिकंदर लोधी हैं। ध्यान रखना। अगर आगे की बात की जाए तो मैंने आपको बताया है कि वास्को डी गामा ने सबसे पहले जिस वस्तु का व्यापार किया था वो वस्तु क्या थी साहब? काली मिर्च। सबसे पहले इसने काली मिर्च को खरीदा था और ये जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस चला गया और इसको 60 गुना मुनाफा प्राप्त होता है। 60 गुना इसकी अर्निंग हुई और उसी रास्ते से वापस चला गया। इस प्रकार समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला जो यात्री बनता है वो था साहब आपका वास्को डी गामा। यहाँ पर पहले जरा वास्को डी गामा के बारे में पढ़ लें। तो वास्को डी गामा के बारे में अगर पढ़ा जाए तो वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया है। पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में। हमें ध्यान रखना है कि 1498 और 1502 में ये जो आया था ये साहब आपका व्यापारी बनकर के आया, मगर सन 1524 में इसे भारत में गवर्नर बना करके भेजा गया था। अब ये गवर्नर क्या होते थे? जब वास्को डी गामा ने व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए तो धीरे धीरे और भी व्यापारी भारत में आने लगे। तो पुर्तगालियों ने धीरे धीरे अपने यहाँ पर कोठियों की स्थापना करनी शुरू की। व्यापारिक कोठी क्या होता है अभी मैं 1 मिनट में बताऊंगा। पहले हमें ये समझना है कि ये 1524 में भारत में आया गवर्नर बन के, और उसके बाद ये भारत से नहीं जा पाया। 1524 में मलेरिया के कारण से इसकी मृत्यु हो गई और इसे कोचीन यानी कि केरल में दफन किया गया था। तो इसकी जो कब्र है वो कब्र कहां पर स्थित है साहब? आपका केरल में स्थित है। ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वास्को डी गामा की कब्र कहां पर पड़ेगी? तो कब्र पड़ेगी साहब कोचीन में। अब मैंने आपको बताया कि ये जो पुर्तगाल के लोग थे, इन पुर्तगाल के लोगों ने भारत में अपने शासन की शुरुआत की, यानी कि ये क्या करते हैं साहब? अपने गवर्नर भेजना प्रारंभ करते हैं। अब ये गवर्नर साहब आपके भेजे क्यों जा रहे हैं, इन गवर्नर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि भाई पुर्तगाल के लोगों ने हमारे देश में फैक्ट्रियों की स्थापना की है। तो ये फैक्ट्री कहते किसे? देखिए बेटा, फैक्ट्री की अगर बात की जाए तो फैक्ट्रियों का एक दूसरा नाम साहब आपका व्यापारिक कोठी भी है। अब ये व्यापारिक कोठी किसे कहते हैं इसको जानना जरूरी है। तो व्यापारिक कोठियों की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा होता क्या था कि ये जो यूरोप के व्यापारी थे ये सीधा किसानों से माल खरीदते थे। उस माल के अंदर कुछ अशुद्धियां भी हुआ करती थी, उसको साफ करना जरूरी था। तो ये यूरोप के व्यापारी इस माल को एक जगह पर स्टोर करते थे और वहां पर मजदूरों की सहायता से उसको साफ करवाया जाता था। माल की छटनी होती थी, उसको पैक करवाया जाता था और पैक करवा करके बड़े बड़े जहाजों में लाद करके उसको भेज दिया जाता था। अब चूंकि ये जो माल की छटनी, माल की पैकिंग जिस स्थान पर हो रही है वो एक तरीके से फैक्ट्री का ही काम करते थे, तो इसलिए उनको साहब आपका फैक्ट्री कहा जाता था। दूसरे शब्दों में व्यापारिक कोठी कहते थे। और एक शब्द और हम इनके लिए प्रयोग कर सकते हैं, वो क्या था साहब? आपका गोदाम था। अब गोदाम भी हम इनको कह सकते हैं। बात की जाए इनके फैक्ट्रियों की तो हमें ध्यान रखना है कि इन पुर्तगालियों ने सबसे पहली जो फैक्ट्री स्थापित की थी वो साहब आपका कोचीन में की थी। कोचीन केरल में पड़ेगा और सन 1503 में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री जो है वो साहब आपकी कन्नूर में स्थापित की थी और कन्नूर की इनकी फैक्ट्री सन 1505 में स्थापित की गई थी। इसके बाद धीरे धीरे ये भारत के अलग अलग कोनों में अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना करते हैं। अभी जो फैक्ट्री थी इनकी देखभाल करने के लिए इन्हें कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता थी। ये व्यक्ति पुर्तगाल से भेजे गए। चूंकि ये फैक्ट्रियों का संचालन करते थे इसलिए इनको गवर्नर कहा जाता था। चूंकि पुर्तगाल से आए इसलिए इनको पुर्तगाली गवर्नर कहा गया। अब देखिए बेटा, पुर्तगाल की कंपनी की एक विशेषता है कि भारत में सबसे पहले आए हैं। सन 1498 में भारत से आए हैं और सन 1961 में भारत को छोड़ करके गए। तो हम कह सकते हैं कि इनका सबसे लंबा टाइम पीरियड रहा। 1498 में वास्को डी गामा के साथ इसकी शुरुआत हुई और 1961 में ये पुर्तगाल की मुक्ति वाहिनी के द्वारा गोवा की जनता के द्वारा साहब इनको बाहर निकाला गया। तो 1961 तक इनका शासन रहा। तो गवर्नर बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमें ज्यादा गवर्नर नहीं पढ़ने में, मुख्य तौर पर 3 गवर्नरों के बारे में चर्चा करनी है। तो 3 गवर्नर कौन कौन से थे वो हमें देखने हैं, क्योंकि भाई इतना लंबा शासन काल है तो कहां तक आप गवर्नर देखोगे। तो पुर्तगाल की अगर बात करें तो पहला गवर्नर था, इस पहले गवर्नर का नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। अल्मीडा की अगर बात की जाए तो ये कौन है साहब? आपका पहला यूरोपीय गवर्नर। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी कि इसने भारत में आकर के एक पॉलिसी शुरू की थी जिसको साहब आपका ब्लू वाटर पॉलिसी, और हिंदी में इसे शांत जल की नीति कहा जाता है। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है इसको जरा थोड़ा सा जान लो।
भाई आपको मैंने एक बात बताई कि भारत में आने का एक ही रास्ता है, वो साहब आपका जलमार्ग। अच्छा, इस जलमार्ग में जिसका कब्जा होगा भाई वो ही भारत के साथ व्यापार कर सकता है। तो इसने क्या किया कि ये जो जलमार्ग है, जलमार्ग को थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करूं अच्छे ढंग से। तो यहां पर आप सबको पता है कि यहां पर साहब आपका हिंद महासागर है। हिंद महासागर के अगर इधर की बात की जाए तो यहां पर साहब आपका अरब सागर है। अरब सागर के नीचे वाला जो हिस्सा है इसको साहब आपका बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। इधर वाला हिस्सा बंगाल की खाड़ी है। एक बात और समझ लो, वो ये समझना है कि ये तीनों जो है ये सब हिंद महासागर के हिस्सा है, हिंद महासागर के भाग है। तो पुर्तगाली सरकार ने अल्मीडा को ये भेजा कि आप जाइए और जाकर के हिंद महासागर में अपना दबदबा स्थापित करिए, ताकि अगर कोई भी जहाज इस क्षेत्र से व्यापार करे तो उसे व्यापार करने से पहले हमारी अनुमति लेनी पड़े, बिना हमारी अनुमति के वो व्यापार ना कर पाए। तो इसीलिए इसने एक पॉलिसी शुरू कर दी जिसको इसने ब्लू वाटर पॉलिसी कहा, और इस पॉलिसी के तहत इसने कार्टेज देने शुरू किए और ये कहा कि अगर किसी भी जहाज को यहां से यात्रा करनी है तो पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और उस परमिशन के लिए हम आपको कार्टेज प्रदान करेंगे, अर्थात हम आपको एक परमिट देंगे। अगर आपके पास परमिट है तो आप यहां से यात्रा कर सकते हैं, और आपके पास परमिट नहीं है तो आपको यहां से यात्रा करने का अधिकार नहीं होगा। इसी पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। शांत जल की नीति इसलिए कहा गया कि अगर कार्टेज है तो यात्रा करोगे, और कार्टेज नहीं है तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करोगे तो जल अशांत हो जाएगा। तो इसलिए इसको शांत जल की नीति भी कहा गया। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि बादशाह अकबर इतना पावरफुल शासक था, मगर इसको भी इन पुर्तगालियों से कार्टेज प्राप्त करना पड़ा था। वो बात अलग थी कि इसने पुर्तगालियों से जो है वो निःशुल्क कार्टेज प्राप्त किया था। निःशुल्क कार्टेज प्राप्त करता है। हुआ क्या कि जब पुर्तगालियों का दबदबा लगातार बढ़ने लगा तो पुर्तगालियों से लोग परेशान हुए, और पुर्तगालियों की शक्ति को खत्म करने के लिए एक 3 देशों की संयुक्त सेना का निर्माण हुआ, जिसमें साहब आपका गुजरात था, मिस्र था, और साथ के साथ साहब आपका तुर्की था। इन तीनों की एक संयुक्त सेना बनी, और इस संयुक्त सेना का पुर्तगालियों के साथ युद्ध हुआ। पहले तो इसमें इन पुर्तगालियों की हार हो गई, मगर बाद में इन पुर्तगालियों ने अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया। इस युद्ध में इन्होंने इन पुर्तगालियों को ने इन तीनों महाशक्तियों को हरा दिया, और हराने के कारण ये जो युद्ध है, इस युद्ध को इतिहास में साहब आपका चोल का युद्ध भी कहा जाता है। जब इस चोल के युद्ध में तीनों देशों की संयुक्त सेना हार गई, तो इससे हो गया कि पुर्तगाली सेना को अब साहब इस समुद्र के अंदर हराना बहुत मुश्किल का काम है। इनसे इनकी सेना मजबूत हो गई, इनका शासन साहब आपका मजबूत हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो धीरे धीरे जब पुर्तगाल अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं तो पुर्तगाल से प्रेरित होने के बाद और भी कई देश भारत में आएंगे, जैसे उनका क्रम अभी हम देखते हैं। मगर पहले अगले गवर्नर के बारे में समझ लें। तो अगला गवर्नर जो भारत में आया उसका नाम था साहब आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये सबसे इंपोर्टेंट गवर्नर था, क्योंकि इसी को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है, ध्यान रखना। सवाल आ जाए कि पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक किसे कहेंगे? अल्बुकर्क को कहा जाएगा। बेटा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में एक जगह पड़ती थी जिसका नाम बीजापुर था, और बीजापुर के नवाब थे, नवाब का नाम था यूसुफ आदिल शाह। इस अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह को हरा दिया, और हरा करके इसने गोवा पर कब्जा किया था। सवाल आ जाए कि गोवा पर कब्जा किस नवाब के किस गवर्नर के द्वारा किया गया? तो ये साहब आपका अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था सन 1510 में। 1510 में इसने गोवा पर कब्जा किया था। ध्यान रखना, बीजापुर के नवाब को हराया था। और एक बात तो ध्यान रखना कि इसने 1510 में कोचीन को राजधानी बनाया, मगर 1530 में इसने अपनी राजधानी बदल दी और गोवा को राजधानी बना दिया था, जो 1961 तक राजधानी रही। तो हमें ध्यान रखना है कि पुर्तगाली साम्राज्य की भारत में पहली राजधानी साहब आपकी कोचीन नहीं, मगर कोचीन के बाद जो दूसरी राजधानी बनी है वो राजधानी क्या बनती है साहब? गोवा बनती है। गोवा दूसरी राजधानी रही, और 1961 तक साहब इसको राजधानी बना करके रखा गया था। एक बात तो ध्यान रखेंगे कि अल्बुकर्क के समकालीन विजयनगर के एक शासक थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। ये विजयनगर के सबसे शक्तिशाली शासक थे। विजयनगर दक्षिण में राज करने वाला एक हिंदू शासक था या हिंदू साम्राज्य था, जिसके शासक थे कृष्णदेव राय, इसके समकालीन थे। अच्छा, हमारे देश की एक बहुत खराब प्रथा थी जिसका नाम सती प्रथा था। इस सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला जो यूरोप का व्यक्ति था वो साहब आपका कौन था? अल्बुकर्क था। और इसने गोवा वाले क्षेत्र में घोषणा कर दी कि अब किसी भी महिला को सती होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अगली अगर बात की जाए तो सन 1515 में इसने भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत की। आज तंबाकू हर व्यक्ति के जीवन का आधार बन चुका है। तो तंबाकू को भारत में लाने वाले भी कौन थे साहब आपके? ये पुर्तगाली ही थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि इसने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए एक साहब आपके चर्च की भी स्थापना की थी। ये जो चर्च इसके द्वारा स्थापित की गई इसका नाम था सेंट जेवियर चर्च है।
गोवा में स्थापित हुई थी सन 1515 में। इसे भारत की पहली चर्च कहा जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। साथ के साथ इसने भारत में ईसाई धर्म को बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों के साथ एक नीति अपनाई। इसने पुर्तगालियों को कहा कि आप भारतीयों के साथ विवाह करिए। तो पुर्तगाली पुरुष थे, उनका विवाह भारत की महिलाओं के साथ करवाया गया, जिससे उनकी जो संतान थी वो ईसाई धर्म से जुड़ी और धीरे धीरे ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा। एक बात और आपको ध्यान रखनी कि सन 1515 में इसकी मृत्यु भी भारत में हुई और गोवा में इसको दफन किया गया। तो वास्को डी गामा की मृत्यु कोचीन में होती है और अल्बुकर की मृत्यु कहां पर हुई थी साहब? 1515 में गोवा में होती है। इसके कार्यों के कारण इसे पूर्व का सीजर कहा जाता है। ध्यान रखना, ये पूर्व का सीजर कहलाता है। इसे पुर्तगाल का मंगल भी कहा जाता है और इसे भयानक तथा सागरों का सेठ भी कहा जाता है। ध्यान रखना, अल्बुकर को कई उपाधि मिली है। एक साहब पूर्व का सीजर हो गया, दूसरा इसे पूर्व का सीजर रहा, और दूसरा पुर्तगाल का मंगल, तीसरा भयानक, चौथा क्या हो गया? सागरों का सेठ। ये सब शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए साहब? आपके अल्बुकर के लिए प्रयोग किए गए। अगला जो था वो साहब आपका नीनो डी कुना था। एक गवर्नर और देखना है, ये क्यों देखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए साहब, पुर्तगाल का जो कब्जा रहा वो भारत में एक तो साहब आपका गोवा पर रहा था। गोवा के साथ साथ एक कब्जा इनका दमन में रहा। दमन के साथ साथ एक कब्जा इनका द्वीप पे रहा था। एक और कब्जा रहा था इनका साहब दादर नागर हवेली पर। दादर नागर हवेली पर इनका साहब कब्जा रहा। अब ये जो क्षेत्र थे गोवा, मैंने आपको बता दिया अल्बुकर्क ने कब्जाया, मगर ये जो दमन द्वीप तथा दादर नागर हवेली है, इन पर जो कब्जा हुआ है वो किसके समय में हुआ था? नीनो दी कुना के समय में हुआ है। ध्यान रखना। और इसके समय में गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। मैंने आपको बताया कि गोवा जो है पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी 1530 में बनाया और कब तक रहा था साहब? 1961 तक। और इससे पहले राजधानी कोचीन हुआ करती थी। ये पॉइंट ध्यान रखना। एक गवर्नर का नाम और ध्यान रख सकते हैं, इसका नाम था अल्फांसो डी डिसूजा। अल्फांसो डी डिसूजा की बात की जाए तो इसके समय में एक ईसाई धर्म प्रचारक थे, सेंट जेवियर। ये भारत में आते हैं, इन्हीं के नाम पर उस चर्च का नाम सेंट जेवियर चर्च रखा गया। तो सवाल आ जाए कि बताओ कि संत ज्यूसाइड इनको बोला जाता है, ईसाई धर्म प्रचारकों को, कि ये जो संत जेवियर है किसके समय में भारत आते हैं? तो ये साहब आपके अल्फांसो डिसूजा के समय में भारत में आते हैं। अब अगर कोई यूरोप की कंपनी, कोई बाहर की कंपनी हमारे देश में आई है, बाहर का देश हमारे देश में व्यापार करने के लिए आया है, तो वो कुछ ना कुछ भारत को देगा भी। तो पुर्तगालियों की भारत को देन क्या रही? पुर्तगालियों की सबसे पहली जो देन है, सबसे मजबूत जो देन है, वो देन आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने भारत का पहला दुर्ग स्थापित किया था। दुर्ग का मतलब होता है किला। 1503 में कहां पर स्थापित हुआ था? कोचीन में। इसका नाम था साहब आपका एमेनुअल। एमेनुअल नाम का जो किला है वो इन्होंने स्थापित किया है। एक और बात ध्यान रखनी कि इन्होंने निर्माण की एक कला की शुरुआत की है, जिसे साहब आपका गोथिक निर्माण शैली कहा जाता है। गोथिक निर्माण शैली में होता क्या है कि इसमें ऊंचे ऊंचे घर बनाए जाते हैं। ऊंचे ऊंचे घर बना करके घरों की छत को, जो ऊंचे ऊंचे घर बने हैं, इन घरों की छत को साहब आपका त्रिभुजाकार बनाते हैं। घरों का ये दरवाजा हो गया, ऊंचे ऊंचे घर बनते हैं। तो ये जो कला है इसको साहब आपका गोथिक निर्माण शैली कहा जाता है। इसको ये भारत में ही लेकर के आए। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो ईसाई धर्म के प्रचारक हैं, इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की है। और भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस कहां पर स्थापित की गई थी? गोवा में की गई थी। ये पुर्तगाली ही भारत में लेकर के आते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 1563 में भारतीय जड़ी बूटी पर आधारित पहली किताब इस प्रेस के द्वारा छपी है। सवाल आ जाए कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने स्थापित की, इस पर सबसे पहली किताब कौन सी छपी? तो पहली किताब जो छपी थी उसका नाम था साहब आपका, और किताब का नाम क्या? वो भारत की जड़ी बूटियों पर आधारित थी। ये बात ध्यान रखना। काजू, तंबाकू, मक्का की खेती की शुरुआत ये हमारे देश में करते हैं। अब धीरे धीरे इनका जो साम्राज्य था भाई 1961 तक रहा। तो ये पूरे देश पर राज क्यों नहीं कर पाए भाई? अंग्रेजों का राज क्यों रहा? तो इनका साहब आपका पतन हो जाता है। इनके पतन होने के पीछे कारण क्या था? वो कारण आपका थोड़ा सा जानने का विषय है। कारण को हम जान लेते हैं। इनके पतन का मेन कारण क्या था? भाई मेन कारण ये था कि भाई ये राज क्यों कर रहे हैं? ये राज तब तक राज कर रहे हैं जब तक ईस्ट इंडिया, जब तक साहब हिंद महासागर में इनकी शक्ति है, हिंद महासागर में इनका दबदबा है। वह ये कि ये जो गुजरात है, इस गुजरात का ये जो क्षेत्र है, इसे साहब आपका इस समुद्र को स्वाली का समुद्र कहा जाता था। ये स्वाली का समुद्र कहलाता था। ध्यान रखना, ये क्या कहलाता था बेटा? स्वाली का समुद्र। इस स्वाली के समुद्र में इनका जो संघर्ष था वो संघर्ष अंग्रेजों के साथ होता है। अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हुआ और इस युद्ध को इतिहास में स्वाली का युद्ध कहा गया। 1112 में 1611-12 में ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में पुर्तगालियों की हार हो गई और अंग्रेजों की साहब आपकी जीत हो गई। जब अंग्रेजों की जीत हो गई, पुर्तगालियों की हार हो गई, तो अब दुनिया को पता चल गया पुर्तगाली को हराना आसान है।
तो धीरे धीरे और भी समुद्री जहाज इस मार्ग से व्यापार करने लगे। ये इनके पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण बनता है। एक बात और आपको ध्यान रखनी कि जो स्वाली का युद्ध था, इस स्वाली के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे साहब आपके थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। और एक बात और इनके पतन का मेन कारण रहा, असल में अंग्रेज भारत में इनको कंपटीशन दे रहे थे, इनका संघर्ष चल रहा था लगातार अंग्रेजों के साथ। तो इन्हें किसी ऐसे स्थान की तलाश थी कि भाई वो स्थान इनका अंग्रेजों के साथ संघर्ष से दूर रहे। ऐसा एक देश था, उस देश का नाम था साहब ब्राजील। तो इन्होंने क्या किया था, असल में ब्राजील पर अपना उपनिवेश स्थापित किया। इन्हें यहाँ अंग्रेजों से कंपटीशन नहीं मिल रहा था, इसीलिए ब्राजील को अपना उपनिवेश बना देते हैं। ब्राजील की बात की जाए तो सन 1500 में एक पुर्तगाली थे जिनका नाम था पेड्रो अल्बेस कैब्राल। तो ये पेड्रो अल्बेस कैब्राल नाम का व्यक्ति था, इसके द्वारा इस ब्राजील की खोज की गई थी। ध्यान रखना, ब्राजील के खोजकर्ता थे, तो इन्होंने भारत के स्थान पर ब्राजील को अपना उपनिवेश बना दिया। तो ये भी इनके एक पतन का मेन कारण रहा। पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, असल में बंबई नाम की एक द्वीप है। आप सबको पता है कि बंबई नाम की क्या है साहब, एक द्वीप है। ये जो बंबई नाम की द्वीप है, ये द्वीप चारों तरफ से द्वीप समुद्र पानी से घिरी होती है। तो ये जो बंबई था, इससे अंग्रेजों का, इनसे पुर्तगालियों का बहुत अच्छा खासा व्यापार होता था। अब हुआ यह कि सन 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ कर दिया गया। और इंग्लैंड की सरकार ने, पुर्तगाल की सरकार ने ये जो बंबई नाम की द्वीप थी, ये दहेज में चार्ल्स द्वितीय को दे दी। जब चार्ल्स द्वितीय को दे दी तो चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि ये जो द्वीप थी, चार्ल्स द्वितीय इसका क्या करता, तो इसने 10 पाउंड के किराए पर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी तो मजबूत हुई, जबकि जो पुर्तगाली कंपनी थी वो साहब आपका कमजोर पड़ गई। धीरे धीरे इनका व्यापार का मार्ग ठप हो गया, और जैसे जैसे व्यापार का मार्ग ठप हुआ तो ये एकमात्र व्यापारी कंपनी बन के रह गई, केवल व्यापार तक ही सीमित रही और अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं कर पाए। इस प्रकार पुर्तगालियों का भारत में पतन हो गया। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, तो बड़ी इंपोर्टेंट हो सकती है, बड़ी इंपोर्टेंट बात ये हो सकती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने चटगांव में एक बंदरगाह विकसित किया था, इसे पोर्ट ग्रांडे के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, सवाल आ जाए कि चटगांव या पोर्ट ग्रांडे कहां पर स्थित था। चटगांव में, चटगांव बांग्लादेश में था। एक लास्ट बात तो ध्यान रखेंगे कि हुगली द्वीप में इनका संघर्ष बादशाह शाहजहां के साथ हुआ और शाहजहां ने इनको यहाँ से खदेड़ दिया था। और साथ के साथ ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये भारत में आने वाली पहली कंपनी और भारत को छोड़ने वाली आखिरी कंपनी भी थी। ये पुर्तगाल, जब पुर्तगाल से लोग प्रभावित हुए तो पुर्तगाल के बाद हमारे देश में अगली जो कंपनी आई वो थी साहब आपकी डच है। डचों के बाद हमारे देश में कौन आए साहब आपके, अंग्रेज आए। अंग्रेजों के बाद हमारे देश में कौन आए साहब आपके, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी से पहले डेनमार्क के लोग आए थे, तो डेनिश लोग आए, यानी कि डेनिश लिख देते, डेनिश आए। और डेनिश के बाद हमारे देश में कौन आते बेटा, फ्रांसीसी। साथ के साथ आपको एक और नाम ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है स्पेन का। अगर इन लोगों ने भारत के साथ व्यापार नहीं किया, भारत में आए और आकर के चले गए। तो आज की क्लास में हम इतनी ही कहानी को रखते हैं। कल की क्लास में हम डच और अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, तो कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में बाकी बची कुछ चीजों को भी निपटाया जाए। जैसे चैप्टर 1 हो जाएगा उसके बाद हम इसके क्वेश्चन की सीरीज लगाएंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल एक और शानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।